ठीक है, तो यही था आज के वीडियो का पूरा कंटेंट। इन 10 सुपर न्यूक्लियर धमाकों में से दुनिया के सबसे डरावने 10 प्लास्टिक सर्जरी फेल केस। अस्पताल की गलती से चेहरे के फीचर्स चकनाचूर। नंबर 1 तो मानव रूपी हिंसक जानवर जैसा बन गया। फैंस मौके पर ही डर के मारे पेशाब कर बैठे। 2030 में दुनिया भर में कॉस्मेटिक सर्जरी की संख्या 36.90 मिलियन मामलों को पार कर गई, जो पिछले साल की तुलना में 3.4% की बढ़ोतरी है। जब सर्जरी का चाकू और फिलर्स इस मेडिकल ब्यूटी की लहर में उड़ रहे हैं, तो इन चमकदार आंकड़ों के पीछे छिपे हैं अनागिनत अनदेखे जोखिम। हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत देवी से लेकर पॉप सिंगर का चेहरा अचानक बर्बाद हो जाना और फैशन आइकन का सर्जरी की लट में डूब जाना, ये वो नाम हैं जो कभी एक दौर को चौंका देते थे। लेकिन आखिर ये लोग प्लास्टिक सर्जरी फेल होने के सबसे चर्चित उदाहरण कैसे बन गए? आज हम दुनिया के सबसे दर्दनाक 10 प्लास्टिक सर्जरी फेलियर मामलों पर नजर डालेंगे। 1990 में ट्विन पीक्स के जरिए रातों रात मशहूर हुई लॉरा फ्लिन बॉयल आज एक समय ऐसा भी आया जब लोग उन्हें पहचान तक नहीं पाए। कभी मासूम और दिलकश डोन्ना, आखिर उनका चेहरा इतना बदल कैसे गया? 24 मार्च 1970 को लॉरा का जन्म अमेरिका के आयोवा राज्य में हुआ। वह बचपन से ही चिकागो और विस्कॉन्सिन में पाली बढ़ी और बाद में चिकागो एकेडमी ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएट हुई। 1990 में उन्होंने डेविड लिंच द्वारा निर्देशित क्लासिक अमेरिकन टीवी सीरीज ट्विन पीक्स में छतरा डॉन्ना हेवर्ड का किरदार निभाया और अपनी साफ सुथरी, अलग ही चमक वाली खूबसूरती के कारण तेजी से लोकप्रिय हो गईं। इसके बाद उन्होंने वेन्स वर्ल्ड, रेड रॉक वेस्ट, थ्रीज कंपनी जैसी फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे हॉलीवुड में अपनी जगह बना ली। 1947 से 2003 तक उन्होंने लोकप्रिय लीगल ड्रामा द प्रैक्टिस में अभियोजक हेलन गैम्बल की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें एमी अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन भी मिला। यहीं उनका करियर अपने शिखर पर पहुंच गया। 2002 में वह साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर मेन इन ब्लैक 2 में सेक्सी विलन सरलीना के रूप में भी नजर आईं और कई दर्शकों के लिए यादगार बन गईं। लेकिन 2003 के बाद उनके करियर में अचानक मोड़ आया। उसी साल द प्रैक्टिस में बड़े पैमाने पर कटौती हुई और उन्हें कई मुख्य कलाकारों के साथ शो से निकाल दिया गया। इसके बाद उनके काम की संख्या तेजी से घटने लगी और मीडिया में उनकी मौजूदगी भी कम होती चली गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इसी दौर में वह फिर से मीडिया में नजर आने लगी, लेकिन किसी नई फिल्म या सीरीज के कारण नहीं, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद बदले हुए चेहरे की वजह से। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरा ने नाक की सर्जरी, होठों में फिलर, बोटॉक्स इंजेक्शन, हियालुरोनिक एसिड फिलर, माथा लिफ्ट करना, यहां तक कि फेसलिफ्ट जैसी कई प्रक्रियाएं करवाई। डॉक्टर्स का अनुमान है कि उनके गालों और होठों में कई बार फिलर इंजेक्ट किया गया, जिससे चेहरा सूजा हुआ और कठोर दिखाई देने लगा। उनके चेहरे की पहले की साफ सुथरी बनावट धीरे धीरे बदलती चली गई और भाव भंगिमा भी अस्वाभाविक लगने लगी। 2003 के बाद उनके होठों की भरावट में बदलाव बहुत स्पष्ट था, जिसके चलते लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वह पूरी तरह एक नया चेहरा लेकर सामने आई है। लेकिन ये सर्जरी उनके करियर के लिए नए मौके नहीं लेकर आई, बल्कि उल्टा नुकसान बन गई। चेहरे में आए बड़े बदलाव के बाद प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों की दिलचस्पी घटने लगी और रोल ऑफर लगातार कम होते चले गए। अमेरिकन एंटरटेनमेंट मीडिया ने साफ कहा कि वह लगभग पहचान में नहीं आती और कभी की देवी अब प्लास्टिक सर्जरी फेल होने की मिसाल बन चुकी है। स्पेनिश मीडिया ने तो यहां तक लिखा कि उनके करियर को अत्यधिक सर्जरी ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अमांडा लेपोर को मीडिया ने
धरती पर सबसे महंगा शरीर कहा है, लेकिन इस चमकदार तक के पीछे असल में एक के बाद एक प्लास्टिक सर्जरी से जुदा दर्द, कीमत और टूट छुपी हुई है। अमांडा का जन्म नाम अमांडे लेपोर था और वह न्यू जर्सी में पैदा हुई थीं। बचपन से ही उन्हें लगता था कि उनका शरीर उनके वास्तविक जेंडर से मेल नहीं खाता। 15 साल की उम्र में उन्होंने हार्मोन थेरेपी शुरू कर दी। 17 साल में शादी के जरिए कानूनी अनुमति हासिल की और 19 साल की उम्र में जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी पूरी कर ली। उसी पल से उन्होंने आधिकारिक रूप से अमांडा के रूप में अपनी जिंदगी शुरू की। लेकिन जेंडर सर्जरी उनके शरीर को बदलने की बस शुरुआत थी। इसके बाद आया एक ऐसा दौर जहां सर्जरी धीरे धीरे और भी ज्यादा चरम होती चली गई। 1990 में अमांडा न्यूयॉर्क चली गईं और नाइट क्लब सर्कल में शामिल हो गईं। वह क्लब किड्स नाम के समूह की एक अहम शख्सियत बन गईं। शुरुआत में वह नेल आर्टिस्ट और कॉस्मेटिक सेल्स जैसी नौकरियों से गुजारा करती थीं, लेकिन बाद में उनकी मुलाकात मशहूर फोटोग्राफर डेविड ला शपेल से हुई। वहीं से उन्हें बड़ा मौका मिला। वह उनकी म्यूज बनी और मीडिया की नज़ारों में तेजी से छा गईं। प्लास्टिक डॉल जैसी इमेज बनाए रखने के लिए अमांडा ने लगातार अपने शरीर को सर्जरी से बदलना जारी रखा। उनकी सर्जरी लिस्ट लगभग पूरे शरीर को कवर करती है। कई बार ब्रेस्ट इम्प्लांट, नाक की सर्जरी, माथा स्किन लिफ्ट, आईब्राउ लिफ्ट, हेयर लाइन को नीचे करना, गालों में फिलर, बोटॉक्स इंजेक्शन जैसी प्रक्रिया। सबसे ज्यादा विवाद उनकी एक कथित कमर सिकोड़ने वाली अवैध सर्जरी को लेकर हुआ, जो उन्होंने मेक्सिको में करवाई थी। बताया गया कि इस सर्जरी में नीचे की फ्लोटिंग पसलियों को तोड़कर अंदर की तरफ दबाया गया ताकि कमर 22 इंच तक लाए जा सके। अमेरिका में इस तरह की प्रक्रिया सख्त रूप से प्रतिबंधित है। इसके अलावा उन्होंने सिलिकॉन इंजेक्शन के जरिए हिप्स और बॉडी कर्व्स को और उभरने की कोशिश की। वहीं होंठों को बार बार मोटा और छोटा करवाया गया, इतना कि आखिर में उनका चेहरा और शरीर एक अजीब अप्राकृतिक अनुपात में बदलता चला गया। अमांडा ने खुद अपने फिगर माप 38-22-38 बताए हैं। उनकी लंबाई सिर्फ 157 सेंटीमीटर है, लेकिन उनके अतिरंजित बॉडी प्रोपोर्शन की वजह से वह मंच पर बेहद अलग और चौंकाने वाली दिखती हैं। मीडिया ने उन्हें सबसे महंगा शरीर कहा, क्योंकि दशकों तक उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी पर बेहिसाब पैसा और ऊर्जा खर्च की। बाहरी दुनिया का अनुमान है कि उनका कुल खर्च 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। दिल की धड़कन अचानक घटकर प्रति मिनट सिर्फ 5 बार रह जाना, और यहां तक कि डॉक्टर्स द्वारा थोड़ी देर के लिए मौत घोषित कर दिया जाना। यह कोई बीमारी या हादसे के बाद की इमरजेंसी नहीं थी, बल्कि हाइडी मोंताग का प्लास्टिक सर्जरी टेबल पर हुआ असली अनुभव था। हाइडी मोंताग एमटीवी के रियलिटी शो द हिल्स से मशहूर हुई थीं। स्पेंसर प्रैट के साथ उनका रिश्ता अक्सर गॉसिप हेडलाइंस में रहता था और दोनों को स्पेडी कहा जाने लगा। कम उम्र में मिली इस प्रसिद्धि ने उन्हें जल्दी चर्चा का केंद्र तो बना दिया, लेकिन साथ ही उन पर खूबसूरती को लेकर चिंता और दबाव भी बहुत जल्दी आ गया। 2007 में जब हाइडी सिर्फ 20 साल की थीं, उन्होंने पहली बार सर्जरी करवाई, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और नाक की सर्जरी। यहां एक हल्का सा बदलाव होना चाहिए था, लेकिन यही उनके जीवन के बड़े मोड़ की शुरुआत बन गया। उनकी सबसे बदनाम घटना 2010 का वह पागलपन भरा एक दिन था। उसी एक दिन में उन्होंने 10 कॉस्मेटिक सर्जरी करवा ली, जिसमें दूसरी बार ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, दूसरी बार राइनोप्लास्टी, थोड़ी को शेप देना, भौहें उठाना की सर्जरी, कानों की प्लास्टिक सर्जरी, ब्राउ बोन लिफ्ट और गालों में फैट इंजेक्शन जैसी प्रक्रिया शामिल थी। कुल 7 से 10 घंटे तक चला यह ऑपरेशन खत्म होने के बाद
वह लगभग पूरी तरह टूट चुकी थीं। इस एक दिन की सर्जरी का बिल 90,000 अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन सबसे दारावानी बात सर्जरी के दौरान हुआ खतरा था। उनकी धड़कन एक समय पर प्रति मिनट सिर्फ 5 रह गई थी और डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वह 1 मिनट के लिए मर चुकी थीं। सर्जरी के बाद रिकवरी और भी भयानक रही। रिकवरी सेंटर में वह दर्द से चीखते हुए मदद मांगती थीं और दिन काटने के लिए उन्हें तेज असर वाली पेन किलर दामों पर निर्भर रहना पड़ा। इस घटना को लेकर मेडिकल जगत में विवाद आज तक जारी है। कई प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञों का मानना है कि एक ही दिन में 10 ऑपरेशन करना सुरक्षा सीमा और मेडिकल एथिक्स दोनों के लिहाज से बेहद खतरनाक है। एक डॉक्टर ने तो साफ कहा था, यहां मरीज की मदद नहीं है बल्कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की गैर जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। हाइडी का ब्रेस्ट साइज A/B कप से बढ़कर G कप तक पहुंच गया, जिससे उनके शरीर को लगभग अपूरणीय नुकसान हुआ। बाद में उन्हें ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करानी पड़ी ताकि उस समय के परफेक्ट कर्व्स के जुनून से हुए नुकसान को ठीक किया जा सके। पीट बर्न्स व गैज जो कभी यू स्पिन मी राउंड जैसे गाने से दुनिया भर में छा गया था, अपनी जिंदगी में करीब 300 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाता रहा। लेकिन आखिरकार 70 साल की उम्र में उसकी अचानक मौत हो गई और पीछे रह गया एक टूटता हुआ शरीर और लगभग बिखार चुकी जिंदगी। पीट बर्न्स का जन्म 1989 में ब्रिटेन के लिवरपूल में हुआ था। वह बंद डेड और अलाइव का सबसे अहम चेहरा और आत्मा माना जाता था। 1980 के दशक में इस बंद ने अपनी खास इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक शैली के दम पर यूरोप और अमेरिका में तहलका मचा दिया। उनके एल्बमों की वैश्विक बिक्री 17 मिलियन से ज्यादा रही और सिंगल्स की बिक्री तो 36 मिलियन से भी ऊपर पहुंच गई। बर्न्स की सर्जरी की शुरुआत एक दुर्घटना से हुई। 1940 में एक परफॉर्मेंस के दौरान उसकी नाक की हड्डी छोटिल हो गई, जिसके बाद उसने पहली बार नाक की सर्जरी करवाई। लेकिन दुर्भाग्य से ऑपरेशन फेल हो गया और उसकी नाक का एक हिस्सा ढंस गया। यह असफलता उसे रोकने की बजाय और ज्यादा जुनूनी बना गई। अब वह सर्जरी के जरिए खुद को बदलने पर और भी अड़ गया। इसके बाद उसने लगातार नाक की सर्जरी, गाल की हड्डियों में इम्प्लांट, होठों में फिलर जैसी प्रक्रियाएं करवाई। ऑपरेशंस की संख्या धीरे धीरे एक हैरान कर देने वाले स्टार तक पहुंच गई। अपनी जिंदगी के आखिरी वर्षों में उसने खुद स्वीकार किया कि वह लगभग 300 बार प्लास्टिक सर्जरी करवा चुका था और इनमें से कई सर्जरी सिर्फ पिछली असफल सर्जरी से हुए नुकसान को ठीक करने के लिए थीं। उसकी सबसे गंभीर असफलता होठों की सर्जरी में हुई। होठों में फिलर इंजेक्शन के बाद उसे भयानक इन्फेक्शन हो गया और पीला तरल लगातार त्वचा से रिसने लगा, जिसने लगभग उसका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया। इसे ठीक कराने के लिए उसने 18 महीनों के भीतर कई ऑपरेशन करवाए, अपनी लगभग सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और एक समय तक बिस्तर पर पड़ा रहा। सर्जरी ने उसे सिर्फ अजीब चेहरा ही नहीं दिया, बल्कि भारी स्वास्थ्य समस्याएं भी दी। ऑपरेशन और दावों की जटिलताओं के कारण वह कई बार जानलेवा स्थिति में पहुंच गया। उसे ब्लड क्लॉट और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी खतरनाक समस्याएं हुई। उसके दांत भी लंबी समय तक सर्जरी और दावों के असर से गिरने लगे और अंत में उसे पूरे मुंह की डेंटल रिकंस्ट्रक्शन करवानी पड़ी। कहा जा सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी ने उसे बार बार मौत के किनारे ढकेला। 23 अक्टूबर 2016 को पीट बर्न्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसकी उम्र 7 साल थी। लिल किम, जिनका असली नाम किम्बरली जोन्स है, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में पैदा हुई थीं। 1990 के दशक में वह अपने बोल्ड, बेहद आगे निकल चुके फैशन स्टाइल और तीखे, बेहद हॉट लिरिक्स की वजह से जनता की नजरों में आई। 1906 में रिलीज हुआ उनका पहला एल्बम हार्डकोर न सिर्फ RIAA से डबल प्लैटिनम सर्टिफिकेशन हासिल कर गया,
बल्कि दुनिया भर में 10 मिलियन से ज्यादा कॉपीज भी बिकी। लेकिन जिस महिला रैपर को कभी फीमेल पावर का प्रतीक माना गया, उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं रही। 2005 में संघियाल ग्रैंड जूरी के सामने झूठी गवाही देने के मामले में उन्हें 1 साल की जेल की सजा हुई। इस घटना ने उनकी पब्लिक इमेज को गहरा झटका दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इसके बाद लोगों के सामने उनका चेहरा धीरे धीरे इतना बदलने लगा कि वह पहले जैसी पहचान में ही नहीं आती थीं। लिल किम की प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत एक हिंसक घटना से जुड़ी थी। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि उनके पूर्व प्रेमी द्वारा की गई हिंसा की वजह से उनकी नाक की हड्डी बुरी तरह टूट गई थी और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद उन्हें सर्जरी से रिपेयर करवाना पड़ा। शुरुआत में ये मरम्मत उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए जरूरी थी, लेकिन यहीं आगे चलकर बार बार सर्जरी करवाने की शुरुआत बन गई। समय के साथ वह सिर्फ मेडिकल रिपेयर तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि चेहरे में लगातार बदलाव कराने लगे। उन्होंने खुद मना कि उन्हें हमेशा लगता था कि वह पर्याप्त अच्छी नहीं है। चाहे लोग उनकी तारीफ करें, उन्हें सुंदर कहें, फिर भी वह खुद को स्वीकार नहीं कर पाती थीं। इसी अंदरूनी बेचैनी ने उन्हें बार बार ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचाया। डॉक्टर्स और मीडिया ने कई बार चेतावनी दी कि उनकी सर्जरी अब खतरनाक सीमा के करीब पहुंच रही है। न्यूयॉर्क के एक मशहूर प्लास्टिक सर्जन ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर लिल किम इसी तरह बहुत ज्यादा और बार बार सर्जरी कराती रहीं, तो उनका चेहरा पूरी तरह खराब भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तुलना तस्वीरों में साफ दिखता है। युवा उम्र में उनके चेहरे के फीचर्स काफी शार्प और दमदार थे। उनकी पहचान बहुत मजबूत थी। लेकिन अब उनका नाक का ब्रिज ज्यादा पतला और लंबा दिखता है। त्वचा का रंग भी ज्यादा गोरा नजर आता है और चेहरे के भाव लगभग जड़ हो चुके हैं, जिससे वह अपनी पुरानी पहचान लगभग खो चुकी है। जेनिस डिकिंसन का जन्म न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ। उनका परिवार अमीर नहीं था और बचपन में उन्हें पिता की हिंसा और डर के साए में भी जीना पड़ा। लेकिन अपनी गहरी, तीखी चेहरे की बनावट और दमदार ऑरा के दम पर उन्होंने 1970 से 1980 के दशक में तेजी से मॉडलिंग की दुनिया में नाम बनाया। वह वोग और एल जैसी अंतर्राष्ट्रीय टॉप मैगजीन्स के कवर पर नजर आईं। वह बेबक थीं, जिद्दी थीं और इसी वजह से उन्हें दुनिया की पहली सुपर मॉडल तक कहा गया, अपने दौर की सबसे चर्चित फैशन आइकन। लेकिन जब करियर शिखर पर पहुंचा तो उम्र बढ़ने से लड़ना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। 32 साल की उम्र में उन्होंने महसूस किया कि उनकी जॉ लाइन ढीली होने लगी है। उस वक्त जब वह अपने बॉयफ्रेंड सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ थीं, उन्हें अपने चेहरे को लेकर सौंदर्य संकट महसूस हुआ और उन्होंने पहली बार मिनी फेसलिफ्ट करवाई। यही शुरुआत थी। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें इस फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ, लेकिन इसी के साथ वह कई दशकों तक चलने वाली प्लास्टिक सर्जरी की राह पर उतर गईं। फेसलिफ्ट, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, टमी टक, लाइपोसक्शन, नेक सर्जरी, बोटॉक्स इंजेक्शन, यहां तक कि दांतों की कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, लगभग हर ऐसा प्रोसीजर जो कराया जा सकता था, उन्होंने ट्राई किया। वह खुद मजाक में कहती थीं कि वह सर्जरी के लिए जीती हैं और ये सब उन्होंने जनता के सामने बिना किसी छुपाव के किया। सबसे प्रमुख उदाहरण ब्रेस्ट इम्प्लांट का माना जाता है। जेनिस के शुरुआती इम्प्लांट्स लगभग 30 वर्षों तक उसके शरीर में बने रहे। वर्ष 2014 में उसने एक रियलिटी शो प्लास्टिक सर्जरी एम्पायर में इनकी मरम्मत करवाई। जब डॉक्टर्स ने पुराने इम्प्लांट्स हटाए तो उस समय का हैरानी भरा दृश्य दर्शकों की यादों में गहराई से बस गया। लेकिन इतनी बार सर्जरी करवाने की कीमत भी बहुत भारी थी। 2013 में प्लास्टिक सर्जरी के बिल और अत्यधिक खर्चों का भुगतान न कर पाने के कारण उन्होंने दिवालियापन घोषित किया। कर्ज का बोझ एक समय उन्हें सांस लेने तक नहीं देता था। समय बीतने के साथ उनका चेहरा ज्यादा और ज्यादा जड़ और कठोर दिखने लगा।
कई फैंस ने अफसोस के साथ कहा कि जो सुपरमॉडल कभी जंगली खूबसूरती और आत्मविश्वास की चमक का प्रतीक थी, वह अब बार बार चाकू और सुइयों के चलते अपनी प्राकृतिक आभा खो बैठी। 1949 में ईगोर बोगदानोव और ग्रिश्का बोगदानोव का जन्म फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में सेंट लेरी में हुआ। उनके पिता रूसी मूल के चित्रकार थे और उनकी मां ऑस्ट्रियन कुलीन वंश से थीं। दोनों भाइयों की परवरिश उनकी दादी ने की। 1969 में बोगदानोव भाइयों ने फ्रांस के पहले ऐसे साइंस फिक्शन और विज्ञान को मिलाकर बने शो टाइम एक्स की मेजबानी की। इस कार्यक्रम ने द ट्वाइलाइट जोन, स्टार ट्रेक, डॉक्टर हू जैसी क्लासिक फिल्मों और सीरीज को फ्रांस की स्क्रीन पर पहुंचाया और बहुत जल्दी युवा दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय हो गया। उस दौर में दोनों भाई बेहद आकर्षक, शालीन और तेज नए नक्श वाले थे। फ्रांस में घर घर पहचाने जाने वाले टीवी आइकन। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बोगदानोव भाइयों की जिंदगी एक लुक्स के तूफान में फंसती चली गई। 1990 के दशक के अंत में उनके चेहरे में आए बड़े बदलाव ने जनता के बीच सवाल खड़े कर दिए। गाल की हड्डियां असामान्य रूप से ऊंची, ठुड्डी जरूरत से ज्यादा उभरी हुई, होंठ बेहद मोटे और अप्राकृतिक, पूरा चेहरा मनो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकल कर आया हो। फ्रेंच मीडिया ने उनके चेहरे को लकड़ी की गुड़िया की तरह जड़ कहकर तंज कसा और कुछ लोगों ने उन्हें एलियन जुड़वा तक कह दिया। हालांकि दोनों भाई लगातार प्लास्टिक सर्जरी से इनकार करते रहे। उनका कहना था कि उन्होंने न कोई ऑपरेशन कराया, न इंजेक्शन, न कोई इम्प्लांट। वह अपने एलियन चेहरे को लेकर खुद भी मजाक करते थे। लेकिन जीवानी लेखक माद गिलोमन ने दावा किया कि उन्होंने 1998 में ही ठुड्डी के इम्प्लांट लगवाए थे और 2005 के बाद उनके चेहरे की बनावट में फिर से बहुत बदलाव आया। फ्रांस के प्लास्टिक सर्जन लंजारी ने तो यहां तक कहा कि उन्हें संभवतः बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जैसी समस्या हो सकती है, जिसके कारण वे बार बार सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहे। नई शादी में आते आते इंटरनेट पर बोगदानोव भाइयों के चेहरे को लेकर मजाक और व्यंग्य की बाढ़ आ गई। मीम्स, फोटोशॉप तस्वीरें और वीडियोस हर जगह फैलने लगे। जो कभी टीवी आइकन थे, वे धीरे धीरे मजाक का निशाना बन गए। असल त्रसादी 2021 की सर्दियों में हुई, जब दोनों भाई एक साथ कोविड-19 से संक्रमित होकर पेरिस के पोम्पिडू अस्पताल में भर्ती हुए। उन्होंने वैक्सीन लगवाने से सख्त इनकार किया और भरोसा जताया कि उनका शरीर वायरस से लड़ सकता है, लेकिन नतीजा बेहद दर्दनाक रहा। ग्रिश्का की मृत्यु 28 दिसंबर को हो गई और 6 दिन बाद 3 जनवरी को ईगोर भी चल बसे। दोनों की उम्र 52 साल थी। फ्रेंड्स ने कोर्टनी कॉक्स को दुनिया भर के दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए मोनिका बना दिया। उसकी चुस्ती, नरमी और हंसिया ने एक पूरी पीढ़ी की जवानी को साथ दिया। लेकिन स्क्रीन के बाहर ये कभी की ग्लैमरस देवी प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से जुड़ी एक डरावनी कहानी से गुजरी। 1974 में जन्मी कोर्टनी ने 1986 में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के गाने डांसिंग इन द डार्क के म्यूजिक वीडियो से डेब्यू किया और धीरे धीरे हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। 1990 के दशक में फ्रेंड्स में मोनिका के किरदार ने उसे वैश्विक सुपरस्टार बना दिया। अपने करियर के शिखर पर वो प्रति एपिसोड $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक फीस लेती थी। लेकिन कैमरा के सामने की ये सफलता असल जिंदगी की चिंता को छुपा नहीं सकी। जैसे जैसे वो मिडिल एज में पहुंची, कोर्टनी ने हॉलीवुड में महिला कलाकारों पर ठोपे जाने वाले क्रूर मानदंडों को और ज्यादा महसूस किया। वो उम्र के निशानों को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए उसने चेहरे पर फिलर्स और दूसरी मेडिकल ब्यूटी प्रक्रियाओं का सहारा लिया ताकि वो जवान दिखती रहे। शुरुआत में ये बदलाव उसे ठीक ठाक लगे,
इसलिए वो बार बार उन्हें दोहराती रही और धीरे धीरे एक बुरे चक्र में फंस गई। आईने में हर छोटा बदलाव उसे मामूली लगता था, लेकिन दूसरों की नजर में उसका चेहरा अधिक से अधिक जड़ और कठोर दिखने लगा और उसकी प्राकृतिक अभिव्यक्ति खोटी चली गई। बाद में कोर्टनी ने इस हालत को डोमिनो इफेक्ट कहा। एक इंजेक्शन थोड़ी देर की संतुष्टि देता, फिर अगली बार कराने की इच्छा बढ़ाता और ये सिलसिला चलता जाता। आखिरकार एक दिन एक दोस्त ने उसे सीधे कह दिया कि अब रुक जाना चाहिए। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि बात कितनी गंभीर हो चुकी है। 2017 में कोर्टनी ने अनटठा अपने चेहरे के सभी फिलर्स को घोलकर हटाने का फैसला किया। फिलर्स हटाने के बाद वो फिर से ज्यादा प्राकृतिक रूप में लौट आई। भले ही उसका चेहरा पहले से अधिक उम्र का असर दिखाता था, लेकिन उसने अपनी असली स्वाभाविक पहचान वापस पा ली। मॉडलिंग इंडस्ट्री में बाहरी रूप अक्सर यौवन की कमाई होता है। जरा सी उम्र बढ़ी नहीं की, नए और जवान चेहरे तुरंत उसकी जगह ले लेते हैं। कैरल ब्रायन भी उन्हीं में से थीं, जिन्होंने जवान उम्र में अपनी खूबसूरत शक्ल सूरत के दम पर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। लेकिन जब जवानी धीरे धीरे ढलने लगी, तो वो इस सुंदरता को बचाए रखने के लिए क्या कर सकती थीं? 30 की उम्र पार करते ही कैरल ने माथे को स्मूथ रखने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन लेना शुरू किया। उस समय इसे कम जोखिम वाला छोटा सा ट्रीटमेंट माना जाता था और उसे सच में अच्छे नतीजे भी मिले। लेकिन उम्र के साथ साथ वो आंखों के किनारों की झुर्रियों और गाल की हड्डियों के ढंसने से असंतुष्ट होने लगी। 2009 में जब वो 7 साल की थीं, उसने फिलर इंजेक्शन आजमाने का फैसला किया ताकि चेहरा फिर से जवान दिखे। लेकिन उसे क्या पता था कि यही कदम उसकी जिंदगी को एक गहरे अंधेरे में ढकेल देगा। उस बार डॉक्टर ने उसके माथे और गालों में 2 ऐसे फिलर्स इंजेक्ट कर दिए जिन्हें एक साथ मिलाना नहीं चाहिए था, और उनमें सिलिकॉन भी शामिल था, जबकि ये हिस्से इस तरह के मटेरियल के लिए उपयुक्त ही नहीं थे। सर्जरी के थोड़े समय बाद उसके चेहरे में हल्की सूजन शुरू हुई, मगर डॉक्टर ने कहा कि ये बस अस्थायी है। कुछ ही महीनों में हालात अचानक बेहद खराब हो गए। उसका माथा लगातार फूलता गया, इतना कि वो असामान्य रूप से बड़ा और कठोर हो गया। भौं की हड्डी आंखों पर दबाव डालने लगी, यहाँ तक कि उसे आंखें जबरन खोलने के लिए टेप लगाना पड़ता था। त्वचा बार बार सूजती, इन्फेक्शन होता और यहाँ तक कि घाव बनकर फटने भी लगी। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया। इसके बाद किए गए सुधार रिपेयर के प्रयास भी मदद नहीं कर पाए। उल्टा उसका चेहरा और ज्यादा बिगड़ता चला गया। उसने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। बाहर निकलते समय वो खुद को टोपी, स्कार्फ और सनग्लास से ढक लेती थी और कई बार घर से बाहर निकलने तक से कतराने लगी। करीब 3 साल तक वो लगभग दुनिया से कट गई, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी लोगों से भी नहीं मिलती थी। मानसिक पीड़ा ने उसे कई बार टूटने की कगार पर पहुंचा दिया। जब वो लगभग पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तब उसकी बेटी सोफिया आगे आई। सोफिया ने अपनी मां की तस्वीरें लीं, मदद की गुहार लिखी और अमेरिका भर के टीचिंग हॉस्पिटल्स को भेज दी। आखिरकार लॉस एंजलिस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के क्रेनियोफेशियल सर्जन रेजा जलाली ने इस बेहद जटिल केस को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। 2013 में कैरल की पहली सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने इंजेक्ट किए गए पदार्थ को हटाने की कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन के दौरान गलती से उसकी ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंच गया, जिसके कारण उसकी दाएं आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। यह एक बेहद क्रूर कीमत थी, मगर यही रास्ता उसे बचा भी सकता था। उसी साल अक्टूबर में एक अन्य विशेषज्ञ ब्रायन बॉयड ने
उसके लिए करीब 17 घंटे लंबी पुनर्निर्माण सर्जरी की। डॉक्टर्स ने उसके माथे के लगभग सारे टिश्यू काटकर निकाल दिए, यहां तक कि हड्डी तक पहुंच गए। फिर उसकी पीठ से रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क वाला टिश्यू निकालकर माथे में ट्रांसप्लांट किया गया, ताकि चेहरा दोबारा आकार ले सके। भले ही उसने एक आंख खो दी और चेहरे पर निशान रह गए, लेकिन वो आखिरकार उस एलियन जैसी शक्ल से बाहर निकल आई और एक तरह से उसे अपनी जिंदगी फिर से वापस मिल गई। प्रिसिल्ला प्रेस्ली, एल्विस प्रेस्ले की पूर्व पत्नी, कभी बेहद नफीस चेहरे की बनवत और शलीन एलिगेंट आभा के लिए जानी जाती थीं। 20वीं सदी के 60 के दशक में उनकी खूबसूरती ने अनगिनत लोगों को हैरान कर दिया था। वो हॉलीवुड की क्लासिक ब्यूटी मानी जाती थीं, लेकिन समय के साथ आए बदलाव और जवानी को पकड़कर रखने की जिद ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ढकेल दिया जिससे वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। युवा उम्र में प्रिसिल्ला को किसी खास सुधार की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनकी आंखों में साफ चमक थी, चेहरे की लाइंस नराम और संतुलित थीं, और उनके व्यक्तित्व में एक प्राकृतिक शाहीपन झलकता था। वो जहां भी जाती, कैमराओं की फ्लैश लाइट्स का केंद्र बन जाती। मगर मिडिल एज में कदम रखते ही जैसे जैसे झुर्रियां और ढीलापन बढ़ने लगा, उन्होंने बार बार कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, इंजेक्शन और सर्जरी का सहारा लेना शुरू कर दिया, ताकि बीते समय की चमक को रोका जा सके। शुरुआत में उनके फैसले अपेक्षाकृत सावधान लगते थे। बोटॉक्स और सामान्य फिलर से उनका चेहरा कुछ समय के लिए टाइट और फ्रेश बना रहा, लेकिन जल्द ही समस्या सामने आने लगी। बार बार निर्भरता और लगातार नए प्रयोगों ने धीरे धीरे उनके चेहरे की प्राकृतिक अभिव्यक्ति छीन ली। असल मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात एक तथाकथित ब्यूटी डॉक्टर डैनियल सेरानो से हुई। इस व्यक्ति के पास कोई वैध मेडिकल योग्यता नहीं थी, लेकिन वो प्रिसिल्ला समेत कई सेलिब्रिटीज को गुप्त रूप से इंजेक्शन देता था। और सबसे खतरनाक बात जो वो इस्तेमाल कर रहा था, वो कानूनी मेडिकल फिलर नहीं था, बल्कि एक तरह का इंडस्ट्रियल सिलिकॉन था, जिसे कुछ रिपोर्ट्स में कार के लुब्रिकेंट जैसे पदार्थ के समान बताया गया। प्रिसिल्ला ने बिना पूरी जानकारी के ये इंजेक्शन लगवाया और नतीजा विनाशकारी साबित हुआ। सिलिकॉन उनके चेहरे के टिश्यू में फैल गया, जिससे त्वचा असमान हो गई, टिश्यू डैमेज हुआ और यहां तक कि सुनपन जैसे लक्षण भी दिखाई देने लगे। बहुत जल्द उनके चेहरे की मूल बनवट बिगड़ने लगी। चेहरा कठोर, असंतुलित और अप्राकृतिक दिखने लगा। मामला सामने आने के बाद सेरानो को सजा हुई और उसे जेल भेज दिया गया। वहीं प्रिसिल्ला को मजबूरी में कई दर्दनाक सुधारात्मक सर्जरी करवानी पड़ी। उन्होंने फेसलिफ्ट, दोबारा फिलिंग और खराब सिलिकॉन हटाने जैसे प्रक्रिया करवाई। लेकिन इंडस्ट्रियल सिलिकॉन आसानी से माइग्रेट करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है, इसलिए इसे ठीक करना कल्पना से भी ज्यादा मुश्किल था। प्लास्टिक सर्जन्स ने भी साफ कहा कि सिलिकॉन टिश्यू के साथ बहुत मजबूती से जुड़ जाता है, इसलिए उसे पूरी तरह हटाना लगभग होता है। यही कारण है कि कई सालों की कोशिशों के बाद भी उनका चेहरा लोगों को अब भी थोड़ा कठोर और अप्राकृतिक ही लगता है। पब्लिक रिएक्शन में सहानुभूति भी थी और अफसोस भी। लोगों की यादों में प्रिसिल्ला एक सौम्य, शालीन और खूबसूरत महिला थीं, लेकिन मीडिया के कैमरों में वो धीरे धीरे अजनबी चेहरे जैसी लगने लगी। कुछ लोगों ने तो उनके हाव भाव को जोकर जैसी मुस्कान तक कह दिया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये घटना लोगों के लिए कितनी चौंकाने वाली थी। और इससे भी ज्यादा दुखद बात ये रही कि प्रिसिल्ला की इस चिंता के पीछे स्वास्थ्य कारण भी बताए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने स्किन कैंसर हटाने की सर्जरी भी करवाई थी और चेहरे पर निशान रह जाने का डर उनके परफेक्ट दिखने के जुनून को और बढ़ाता गया। वो बार बार डॉक्टरों के पास लौटी रहीं, कभी उम्र के निशान मिटाने के लिए, कभी बीमारी के छोड़े हुए दाग हटाने के लिए।
लेकिन अंत में वो इसी सर्जिकल दलदल में और गहराई तक फंसती चली गईं। आज कई सुधारात्मक प्रक्रियाओं के बाद उनका चेहरा पहले से बेहतर जरूर दिखता है, लेकिन वो कभी भी अपनी पुरानी प्राकृतिक सुंदरता में वापस नहीं लौट सकती। उनका मामला प्लास्टिक सर्जरी की दुनिया में एक बेहद चेतावनी देने वाला उदाहरण बन चुका है, जो बताता है कि हमेशा प्रमाणित अस्पताल और योग्य डॉक्टर का चयन कितना जरूरी है। यह था दुनिया के सबसे डरावने 10 प्लास्टिक सर्जरी फेलियर केस का पूरा सच। हॉलीवुड की देवियों से लेकर सुपर मॉडल्स तक, पॉप सिंगर से लेकर टीवी होस्ट तक, ये वो नाम थे जो कभी चमकते सितारों की तरह लोगों की नजरों में थे, लेकिन परफेक्ट चेहरा पाने की जिद ने उनसे बहुत भारी कीमत वसूल ली। कुछ लोग लालची और नकली डॉक्टरों के हाथों बुरी तरह बिगड़ गए। कुछ लोग सर्जरी की लत में बार बार ऑपरेशन टेबल पर लौटते रहे, और कुछ लोगों की जिंदगी सिर्फ एक गलत सर्जरी के बाद आजीवन सुधारात्मक इलाज में फंस गई। इन कहानियों से हमें साफ समझ आता है, सही अस्पताल और योग्य डॉक्टर चुनना सबसे जरूरी है। हट से ज्यादा सर्जरी अक्सर उल्टा असर करती है और प्राकृतिक सुंदरता खत्म कर देती है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सिर्फ चेहरे में बदलाव से अंदर का दर्द नहीं भरता। प्राकृतिक उम्र बढ़ने को स्वीकार करना सीखना चाहिए, और उम्र के साथ समझौता नहीं बल्कि सुलह करनी चाहिए। असली आकर्षण बाहरी रूप नहीं, बल्कि अंदर की आत्मविश्वास और सच्चाई से आता है। सुंदरता कुछ समय के लिए चमक सकती है, लेकिन उसकी अंधी दौड़ कई बार ऐसा नुकसान कर देती है जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। उम्मीद है कि हर वो इंसान जो खुद को और सुंदर बनाना चाहता है, इन मामलों से सबक लेगा, समझदारी से फैसले करेगा और अपनी प्राकृतिक खूबसूरती की कदर करेगा।